और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम उत्साहित होकर वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित होता रहूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक काल नकेनवाद, यानी इस वीडियो में हम लोग नकेनवाद के बारे में जानेंगे। तो अगर आप बीपीएससी टीजी 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम आधुनिक काल के नकेनवाद के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर 21 है, 20 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। नकेनवाद से प्रायः सभी हिंदी साहित्य से जो भी प्रश्न पूछा जाता है कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न देखने को मिलता है कभी कभी, तो आप लोग जो है इस पे जो है अपनी पकड़ बना लीजिएगा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन प्रश्न में पूछा जाता है तो हालत बिगड़ जाता है कभी कभी। तो आप चीज़ें को समझ जाइए, देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। तो अगर आप यूजीसी नेट, EMRS, KVS आदि कोई भी हिंदी से संबंधित कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में MCQ जो दिया जाएगा उसका जवाब दीजिएगा। तो अगर आप बीपीएससी टीजी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम आपको जो है नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। तो इन सारे चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेरा नोट्स रखते हैं तो अलग से हिंदी से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी साहित्य और व्याकरण के संपूर्ण नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। तो मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। हम लोग टॉपिक को देखते हैं। तो पहला बिंदु है नकेनवाद को परपदवाद भी कहा जाता है। सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन का परपद्य काव्य संकलन से नरेंद्र बिलोचन शर्मा ने परपद्यवाद का परिवर्तन किया। नकेन का परपद्य काव्य संकलन की भूमिका को ही इसका घोषणा पत्र कहा जाता है। परपद्यवाद प्रयोगवाद के समानांतर एक ऐसा काव्य है जिसके कवियों का दावा है कि असली प्रयोगवादी वे ही हैं, क्योंकि प्रयोगवादियों के लिए प्रयोग साधन है लेकिन इनके लिए प्रयोग जो है साध्य है। यहाँ देखिए कुछ बातें निकल कर आ रही है कि नकेनवाद को ही परपद्यवाद भी कहा जाता है। तो प्रश्न में पूछ सकता है कि किस बात को जो है परपद्यवाद कहा जाता है, तो नकेनवाद आंसर आपका हो जाएगा। इसका जो है कब शुरुआत हुआ, तो 1956 ईस्वी में जब नरेंद्र बिलोचन शर्मा एक काव्य संकलन निकालते हैं नकेन का परपद्य, तो उसमें जो है तीनों रचनाकार जो होते हैं उनके कविताओं का संकलन किया जाता है। तो उसी से जो है नकेनवाद का शुरुआत माना जाता है। ये जो है प्रयोगवाद के समानांतर का आंदोलन है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके विस्तृत। तो परपद्यवाद मुख्य रूप से बिहार के 3 कवियों नरेंद्र बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश द्वारा चलाया गया काव्य आंदोलन है। इन तीनों कवियों के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है और इस काव्य आंदोलन को नकेनवाद कहा जाता है। यानी बिहार के ये 3 जो कवि थे, नरेंद्र बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये तीनों नाम को आपको जो है ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन जो है नकेनवाद के कवि नहीं हैं या इनमें से कौन जो है नकेनवाद के कवि हैं। तो आपको ये 3 नाम नरेंद्र बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये तीनों नाम को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके लिए आपको जो है 2-4 बार PDF पढ़ देखिएगा तो आपको जो है दिमाग में बैठ जाएगा। और PDF पाने के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि आपको ससमय PDF जो है मिलता रहे। अब हम लोग जो है कुछ कथन है इसके बारे में, तो उसको हम लोग देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं परपद्यवाद के संबंध में लिखा है कि नकेनवाद जिसे उसके हिमायतों ने परपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था
उससे संतुष्ट ना होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1 यानी नकेन जो पुस्तक आया था काव्य संग्रह 1 भाग 2 यानी नकेन जो भाग 2 है नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा। तो ये कथन जो है नंद दुलारी वाजपेयी हैं नकेनवाद को वे एक अतिवाद कहा है, यहाँ देखिए दिखाई पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं यहाँ से प्रश्न, तो मैं जो है आपका एक एक टॉपिक जो है उसको जो है करवाता जाऊँगा ताकि आपको कोई भी बोझ ना लगे और एग्जाम के समय तक हम लोग जो है तटस्थ होकर पूरी तैयारी के साथ जाएंगे ताकि एग्ज़ाम को हम लोग अच्छे से फाइट कर सकें और अपना रिजल्ट पक्का कर सकें। तो आप लोग इस वीडियो को जो है अंत तक देखिए और अपनी जानकारी में वृद्धि कीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। आगे जो कथन है नामवर सिंह जो है प्रयोगवाद पर चर्चा करते हुए परपदवाद के संबंध में लिखते हैं, यानी प्रयोगवाद का जब वो चर्चा करते हैं अपनी पुस्तक में तो वे परपदवाद के बारे में लिखते हैं कि प्रयोगवाद का दूसरा पहलू बिहार के नरेंद्र बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नकेनवादी परपद्यों द्वारा आया जो अपनी समझ से अजय के और प्रयोगवाद का विरोध करते हुए भी वस्तुतः उसी की एक शाखा है। यानी इनका कथन है कि ये जो नकेनवाद है ये प्रयोगवाद का ही एक शाखा है और हिंदी साहित्य में जो है नकेनवाद को प्रयोगवाद का एक शाखा के रूप में माना जाता है। तो मैंने सोचा था कि इसको जो है प्रयोगवाद में ही पढ़ा दे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, नकेनवाद एक अच्छा सा अलग से टॉपिक बनाकर इस पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि हो सकता है इससे अंदर से क्वेश्चन पूछे। तो मैंने सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे समाहित कर दिया है, आप लोगों की सुविधा के लिए इसको जो है इस तरीक़ा से बनाया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाएँ। तो ये जो कथन है, दो महत्वपूर्ण जो कथन मैंने पढ़ाया उसको आपको दिमाग में रखना होगा। और ये जो 3 नाम है नकेनवाद में नरेंद्र बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ से पूछ दिए जाते हैं कि कौन से नकेनवाद के कवि नहीं हैं। अब जो है नकेनवाद की मान्यता यानी नकेनवाद की मान्यता क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो परपदवाद की कविताओं में यौन प्रसंगों यानी यौन संबंधी जो प्रसंगों की अधिकता है क्योंकि ये कविता को सिर्फ अवचेतन और अचेतन के प्रति जवाबदेह मानते हैं। तो ये नकेनवाद की मान्यता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट है यह कवि के किसी भी प्रकार की काव्य परंपरा को अस्वीकार करते हैं क्योंकि इनके अनुसार परंपरा में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। माने इनका कहना है कि जो परंपरा में उलझा रहेगा वो स्वतंत्र प्रयोग कभी नहीं कर सकता है। और आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कवियों को जो है किसी परंपरा में नहीं बंधना चाहिए, अन्यथा उसका लेखनी जो है किसी वाद से प्रभावित हो जाता है और जो है उसी के जो है अनुरूप कविता करता है। आजकल मंचों के जो कवि हैं चाहे जो भी हों तो हर एक पार्टी का एक अपना अपना कवि बन गए हैं जो कि उसी पार्टी का जो है चर्चा करते हैं। तो एक सच्चा कवि वही है जो किसी परंपरा में उलझे नहीं, स्वतंत्र रूप से अपना जो है रचना करे। तो यही बात यहाँ जो है नकेनवाद में भी कहा गया कि परंपरा में उलझा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो उलझा रहेगा वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा बिंदु है कि शब्दों के स्तर पर इनकी कविताओं में अत्यधिक प्रयोग मिलता है क्योंकि परंपरा से चले आ रहे शब्द इन्हें अनुपयुक्त रखते हैं। यानी परंपरा से जो चली आ रही है शब्द इन्हें इन कवियों को जो है अनुपयुक्त रखती है, ये नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो नकेनवाद जो है प्रयोगवाद की तरह ही है जो 3 कवियों द्वारा शुरुआत किया गया। अब नकेनवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सन 1959 ईस्वी में जो प्रकाशित तीसरा सप्तक है उसमें अज्ञेय परपदवादियों की आलोचना की है। यानी जब तीसरा सप्तक अज्ञेय निकालते हैं 1959 ईस्वी में तो अज्ञेय जो है परपदवादियों की आलोचना करते हैं। यानी वे देखते हैं कि परपद जब दूसरा सप्तक 51 में निकलता है उसके बाद 56 में जब नकेनवाद आता है, नकेन का परपद, तो ये जो है उसके बारे में 59 में जब तीसरा सप्तक निकालते हैं तो उसमें आलोचना करते हैं, यानी परपदवाद के बारे में ये आलोचना करते हैं। तो ये तीसरा सप्तक में यहाँ से भी प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है पीजीटी में कि अज्ञेय ने किस सप्तक में परपदवादियों की आलोचना की है, अज्ञेय ने किस सप्तक में परपदवादियों की आलोचना की है। इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग का तैयारी जो है सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण ढंग से कराया जा रहा है ताकि आप लोग का कड़ी कहीं भी कमजोर ना रहे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और PDF जो है आप लोग
प्राप्त कर लें रजिस्ट्रेशन करवाकर, ताकि आपको पढ़ने में सावधानी हो। और नहीं PDF लेना चाहते हैं तो आप कॉपी पे भी इसका नोट्स बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी पे बना सकते हैं नोट्स, और नहीं लिखना चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं। या फिर आप वीडियो 2-4 बार देखिएगा तो आपको जो है कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको जैसा पसंद हो कीजिएगा, कोई बाध्य नहीं है कि आपको लेना ही है, ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा बिंदु है, बच्चन सिंह ने इस आंदोलन को एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद माना है। यानी बच्चन सिंह इस आंदोलन को एक रूपवाद या कलावाद मानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु था नकेनवाद के संबंध में, जिसको हम लोगों ने देखा। अब जो है हम लोग इससे संबंधित जो MCQ है उसको देखते हैं। क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो ज़्यादा MCQ नहीं बनाए हैं, 5 MCQ आपको बताया जाएगा। तो पहला MCQ है कि नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने परपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताने हैं। ऊपर में हम लोग जो है इसका अध्ययन भी किए हैं, तो आप लोग सही जवाब दे पाइएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जो ये कथन के प्रस्तोता हैं या आलोचक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नकेनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नकेनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। नरेंद्र विलोचन शर्मा को नकेनवाद का जो है प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 1956 में जो है इसका परिवर्तन किया था, तो इन्हें इसका प्रवर्तक माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। BPSC के अनुसार जो विकल्प है 5 को अभी रखा हूँ, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो BPSC जैसा नोटिफिकेशन में लिखेगा उसके अनुसार हम लोग विकल्पों का परिवर्तन करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 5 विकल्प का तैयारी की जा रही है, क्योंकि 69वें BPSC में इस बार जो है 4 विकल्प रखा था। तो हमें उम्मीद है कि इस टीचर बारे में भी 4 विकल्प रखेगा, लेकिन हम लोग तैयारी 5 का करेंगे कि हो सकता है नहीं भी चेंज करें इसमें। तो हम लोग तैयारी जो है अपने अनुसार करते रहेंगे, और जब विकल्प चेंज होगा तो उसको हम लोग उसके अनुसार ढाल लेंगे। नकेनवाद का परिवर्तन कब हुआ आपको बताने हैं कि नकेनवाद का परिवर्तन कब हुआ, यानी नकेनवाद का शुरुआत कब हुआ आपको ये बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। आप लोग इसका ऊपर में अध्ययन कर चुके हैं, सही जवाब दे पा रहे हैं। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, 1956 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किस आलोचक ने परपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या कलावाद माना है? किस आलोचक ने परपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या कलावाद माना है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, बच्चन सिंह जो है मानते हैं। तो इसका सही आंसर क हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, परपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? ये प्रश्न जो है पिछले बार जो TGT का एग्जाम हुआ 9 to 10 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न को मैंने वहीं से इसमें सम्मिलित किया है। तो आप लोग स्तर को देख रहे हैं कि कैसा स्तर है। आप लोग का जो तैयारी है TGT से नेट लेवल पे की जा रही है, तो आप लोग को ये चिंता नहीं करनी है कि हमारा तैयारी नहीं हो रहा है। 6 to 8 में थोड़ा सा स्तर लो रहेगा, 9 to 10 में थोड़ा सा हाई रहेगा, और PGT में जो है लगभग नेट लेवल का स्तर रहेगा। तो आप लोगों का तैयारी जो है TGT से नेट लेवल पे की जा रही है। तो आप लोग को स्ट्रॉन्ग कराकर जो है एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे कर सकें। तो 5वां जो है आपको बताना है कि इसमें कौन से शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, नंदकिशोर आचार्य शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प ख हो जाएगा। तो ये आपके लिए जो है टॉपिक पढ़ाया गया है, आपकी जो है तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो आप लोग जो है इसको 2-4 बार देख लीजिए, और PDF